Hello guys, welcome back to our continuous learning software development. कैसे हैं आप? Good? I am also good. Today we are going to learn about Git and GitHub. Git and GitHub. Coding is an important part of software development, isn't it? To write and maintain code, Git and GitHub plays an important role. कभी आपने सोचा है विदाउट गिट एंड गिटहब आप कैसे कोड करेंगे, कैसे कोड कर पाएंगे? क्या आपने कोडिंग की है गिट एंड गिटहब के बिना? मैंने की है. When I started my career, I used to deploy the application through FTP, file transfer protocol. इसमें कैसे करते थे हम? FTP से आज भी यूज करते हैं, है ना? जो छोटी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो वहाँ पर डायरेक्टली गिट एंड गिटहब का सेटअप नहीं होता है, तो वो लोग अभी भी सर्वर पर फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए, अपलोड करने के लिए क्या करते हैं? FTP यूज़ करते हैं, राइट? बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ए कोड विदाउट गिट एंड गिटहब. यू आर वर्किंग इन ए लार्ज टीम. ओके, इमेजिन करो अगर आपको गिट विदाउट गिट और गिटहब के कोडिंग करनी पड़े तो कैसे हम कोड करेंगे और क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करेंगे. अगर आपको गिट एंड गिटहब ना हो तो आप कैसे कोड करेंगे? आप कोड करेंगे, उसके बाद उसको FTP के द्वारा सर्वर पर अपलोड करेंगे. ठीक है, उसके बाद में अब मान लो सेम कोड बेस पर पैरेलली कैसे काम कर पाएंगे? मान लो एक टीम को काम करना है हमें सेम कोड पर, तो कैसे कर पाएंगे? अब मान लो दो टीम काम कर रही है, टीम ए एंड टीम बी. ठीक है, कोड बेस पर दो टीम काम कर रही है, टीम ए और टीम बी. ठीक है, अब अगर टीम ए को कोड भेजना है सर्वर पर या टीम बी को कोड भेजना सर्वर पर, तो वो एक दूसरे का वेट करेंगे, राइट? जब तक टीम ए पूरा कंप्लीट नहीं कर लेती. ठीक है, या तो पहले टीम ए भेजेगी कोड को या टीम बी भेजेगी, राइट? क्योंकि कोड को सिंक करना ज़रूरी है, क्योंकि जो चेंज ये कर रहे हैं, अब मान लो सेम फाइल पर ये भी टीम ए भी काम कर रही है, सेम फाइल पर टीम बी भी काम कर रही है. ठीक है, तो कोड जो कोड होगा हमारा वो सिंक नहीं हो पाएगा, सिंक में नहीं रह पाएगा. तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि वेट एक दूसरे की डिपेंडेंसी बनी रहेगी कि जब तक टीम ए पूरा काम कंप्लीट नहीं कर लेती. ठीक है, पहले टीम ए सर्वर पर भेजेगी, उसके बाद में जब टीम ए भेज देगी वो लेटेस्ट कोड लेंगे. ठीक है, उसमें टीम बी अपने चेंजेस को मर्ज करेगी और फिर टीम बी अपना कोड भेजेगी, राइट? एक तरीका यही है. अदरवाइज़ तो अगर टीम ने ए ने अपने चेंजेस भेज दिए और फिर टीम बी ने भेज दिए, है ना, तो कोड सिंक में नहीं रहेगा. तो टीम ए ने हो सकता है जो चेंज किए थे वो टीम बी ने हटा के भेज दिए वापस, राइट? तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ए कोड विदाउट गिट एंड गिटहब. ओके, एक ड्रॉबैक तो ये हो गया. ठीक है, तो कोड क्या नहीं होगा? सिंक में नहीं होगा. सिंक में नहीं होगा एक तो कोड. ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि अनेबल टू maintain the revisions of code base. ठीक है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये दो ही प्रॉब्लम हम फेस करेंगे.
अगर हमें गिट और गिटहब के बिना अगर काम करना पड़े तो दो सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? एक तो कोड हमारा सिंक में नहीं होगा, दूसरा जो कोड होगा ना उसके रिवीजन मेंटेन नहीं कर पाएंगे हम, कि आज जो कोड ए ने जो चेंजेस किए थे वो एक रिवीजन बन गया, फिर कोड बी ने कोई चेंज भेजा वो रिवीजन हो गया, रिवीजन ए, रिवीजन बी, रिवीजन सी, ठीक है, रिवीजन डी, इस टाइप से रिवीजन मेंटेन होते जाएंगे, ठीक है। अब उसको रिवीजन को मेंटेन करने के लिए आपको हर दिन का कोड जब भी डिप्लॉयमेंट जारी है उसकी एक रिपोजिटरी अपने पास रखनी पड़ेगी, बैकअप, कि इस दिन किस डेट को किस टाइम पर क्या रिलीज गई थी, ठीक है। अगर आप वो मेंटेन नहीं करोगे, वो आप मेंटेन या तो आपको मतलब ऑफलाइन उसको करना पड़ेगा मैन्युअली, डिप्लॉय करने से पहले एक बैकअप रखोगे और उसको डिप्लॉय कर दोगे, तो ऐसे आपकी रिपोजिटरी बहुत सारी बढ़ती जाएंगी। फिर उस कोड को रोल बैक करना पड़ेगा, तो आप पार्टिकुलर उसमें जाओगे, और अगर ये बैकअप ये जो प्रोसेस है ये यूज़ नहीं किया, अगर सपोज करो आपने ये कोड को मेंटेन नहीं किया, तो अगर मान लो मुझे रोल बैक करना है फिर कोड को, ठीक है, मुझे 3 दिन बैक जब जो कोड था हमारा कोई चेंज था उसको रोल बैक करना है, तो कैसे करूँगा? नहीं कर पाएंगे। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए, इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ये गिट और गिटहब का कॉन्सेप्ट आया। गिट और गिटहब से हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाती है और कोड को मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं गिट से? हम क्या क्या काम कर सकते हैं कि एक तो हमारा कोड रिवीजन, गिटहब क्या करता है कि कोड के रिवीजन्स बनाता है। हर बार जब भी हम एक कमिट करते हैं, जब भी कोई चेंज भेजते हैं, चाहे आपने माइनर एक ही फाइल में चेंज किया है तो उसका एक रिवीजन मेंटेन कर लेता है कि इस फाइल के अंदर इस दिन इस टाइम पर ये चेंज गया था, ठीक है। तो जितने भी आपके हमारे डिप्लॉयमेंट जाते हैं सर्वर पर, वो सब गिटहब पर सारे उनके रिवीजन्स बन जाते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वर्किंग पैरेलली विद मल्टीपल टीम्स और मेंबर्स पैरेलली। तो ये जो गिट को यूज़ करने के ये दो सबसे बड़े बेनिफिट्स हैं कि हम इसमें मल्टीपल टीम्स के साथ में भी काम कर सकते हैं, कि सेम फाइल पर आप काम कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, सेम फाइल पर आप काम कर रहे हो, तो हम साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं और मेरी आप पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है और आपकी मुझ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मेरा कोड ख़त्म हुआ, मैंने अपने कमिट किया, पुश किया और उसको भेज दिया, तो जो वहाँ पर डिपेंडेंसी थी हमारी, अगर विदाउट इसके काम करना पड़ता वो डिपेंडेंसी रिमूव हो गई। दूसरा, कोड के रिवीजन्स होते हैं हमारे पास में, हर बार जब डिप्लॉयमेंट जाती है तो उसके रिवीजन्स होते हैं। कोई भी कोड किसी भी डेट का हमें रोल बैक करना हो या चेक करना हो तो हम इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा जो गिटहब में हमारे पास में कोड रिव्यू की फैसिलिटी होती है, क्योंकि इसमें हम पुल रिक्वेस्ट PR बोलते हैं, जिसको हम PR क्रिएट कर देते हैं। जैसे मान लो आप सीनियर हो, आपके जूनियर्स ने कोड किया, ठीक है, तो ये तो है नहीं कि आप जूनियर्स के कोड को डायरेक्टली विदाउट उसको वेरीफाई किए आप अलाउ कर दोगे सर्वर पर डिप्लॉय करने के लिए, नहीं कर सकते ना। तो उसके लिए आप उसको पहले रिव्यू करोगे, और उसको रिव्यू करने के लिए वो क्या करेगा, आपका जो जूनियर है वो एक पुल रिक्वेस्ट रेज करेगा, वो पुल रिक्वेस्ट आपके पास आएगी, उस पुल रिक्वेस्ट में जितनी भी फाइल्स में चेंजेस होंगे उन सब फाइल के चेंजेस आपको दिख जाएंगे, उसमें इवन डिफरेंस के साथ में दिख जाएगा कि आपने इस लाइन पर इस लाइन को हटाकर ये किया है, तो आप उसको
कोड को रिव्यू कर सकते हो इजीली कि इसने सही काम किया है कि नहीं किया है। अगर कोई क्वेरी लिखी है, क्या लिखा है इसने। आफ्टर रिव्यूइंग द कोड यू विल अलाउ टू सेंड द कोड इनटू प्रोडक्शन। रिक्वेस्ट को क्लिक किया, देखा, अच्छा सारे फाइल्स में चेंजेस हैं, ये चेंजेस हैं, वेरीफाई किया, ओके किया, वो मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हमारे गिट में मिलते हैं। जब हम फ्रेश अपना करियर स्टार्ट करते हैं ना, तो ये माइनर चीज़ें हैं। मैं इसका वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए थे। मुझे ज़रूरत नहीं है अब इन चीज़ों की, बट आप लोगों को है। ठीक है, क्योंकि ये छोटे माइनर चेंजेस हैं, बट जैसे गिट और गिटहब पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, राइट, टू एक्सप्लेन यू, जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत बॉदर करती हैं। जब हम करियर स्टार्ट करते हैं अपना, हमें नहीं पता होता कि हमें गिट को कैसे यूज़ करना है, गिटहब को कैसे यूज़ करना है, गिट की कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। ओके, तो लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे स्टेप बताऊंगा कैसे, जिससे कि आपको इसको पूरे वीडियो को देखकर तुरंत आप गिट और गिटहब को यूज़ करना सीख जाओगे। अगर आपने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए जो मैं बता रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you can independently directly start working using Git and GitHub। तो Git और GitHub को यूज़ करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स होंगे, जिनको कि मैं बता रहा हूँ, 8 से 10 स्टेप्स होंगे। ठीक है, इसके जो स्टेप्स हैं उनको मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, सबसे पहला स्टेप है कि आपको Git को इंस्टॉल करना पड़ेगा। Git इंस्टॉलेशन। ओके, गिट को, क्योंकि ये एक टूल है, यूज़ कर रहे हो या फिर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हो, डजेंट मैटर, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए इस टूल का जो इंस्टॉलेशन है वो मिलता है। ठीक है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे गिट की, वहाँ से डाउनलोड करोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद में आप जिस जिस रिपोजिटरी में जाओगे, जिस रिपोजिटरी में आप काम कर रहे हो, उसमें जाकर आपको एक कमांड चलानी पड़ेगी, गिट इनिट। गिट इनिट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, गिट इंस्टॉलेशन और इनिशियलाइजेशन। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप गिट को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद में जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उसमें जाकर आप गिट इनिट कमांड चलाओगे, ये आपका गिट को इनिशियलाइज कर देगी उस डायरेक्टरी के अंदर। दैट मीन्स नाउ यू कैन स्टार्ट यूजिंग ऑल द कमांड्स ऑफ गिट। क्लियर। उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है, अब आपको इनिशियलाइज कर दिया, गिट को कॉन्फ़िगर करना है आपको। गिट कॉन्फ़िगर करना है आपको। ठीक है, गिट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको इसकी एक कमांड होती है, गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल और जो आपका यूज़र नेम है, यूज़र नेम डॉट नेम, और इसमें आपको अपना नेम XYZ जो भी आपका नेम है वो बताना होगा। इसके बाद में इसके नीचे दूसरी होती है, गिट कॉन्फ़िग -- ग्लोबल यूज़र नेम यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, और इसमें आपकी ईमेल, जो भी आपकी ईमेल है। ओके, क्योंकि ये करना बहुत ज़रूरी है कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज तो जब भी, इसका पर्पज़ क्या है, क्योंकि ये जब आप हम कॉन्फ़िगर कर देंगे ना, तो जब भी हम कमिट करेंगे तो हमारा यूज़र नेम से हमें पता लगेगा गिटहब पर कि किसने कमिट किया है। अदरवाइज तो वो डिफ़ॉल्ट नेम लेता है कुछ, वो पता नहीं लगेगा कि ये कोड किसने कमिट किया है, ये चेंजेस किसने किए, तो वो उसके यूज़र नेम से वहाँ पर ट्रैक करने के लिए ईजी रहता है।
इसके बाद में तीसरा स्टेप है हमारा, अब आपको एक तीसरे स्टेप में आपको गिटहब पर जाना है। github.com, क्रिएट अकाउंट एन अकाउंट ऑन गिटहब। आपको पता है ना, गिटहब एक वेबसाइट है, तो आपको जाना है गिटहब पर, आपको एक अकाउंट बनाना है। अगर ऑलरेडी है तो आपको लॉगिन करना है। ये आपके अकाउंट में ही एक टोकन भी जनरेट होगा और तभी आप कोड पुश कर पाओगे। नंबर थर्ड फोर्थ उसके बाद में होता है, जैसे आप इसमें अकाउंट बना लोगे, डैशबोर्ड पे जाओगे तो वहाँ पर एक क्रिएट रिपोजिटरी का ऑप्शन आता है। क्रिएट, तो क्रिएट रिपोजिटरी, वहाँ जाकर आप जिस भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, है ना, उसके नाम से एक रिपोजिटरी, एक डायरेक्टरी बना लोगे। ठीक है। उसके बाद में नंबर फिफ्थ में क्या करना है आपको, जो आपने ये रिपोजिटरी क्रिएट की है उसको आपको क्लोन करना है। क्लोन द रिपोजिटरी। इसकी कमांड होती है git clone गिटहब का URL .com स्लैश यूजर नेम, जो आपका यूजर नेम है, स्लैश रिपोजिटरी का नेम डॉट गिट, जैसे कि डेमो सपोज करूँ, डेमो डॉट गिट। तो जैसे आप रिपोजिटरी जब क्रिएट कर लोगे ना, उसके बाद में वहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है कि आपको वहाँ से कॉपी कर लोगे, ये ऑटोमेटिक आपको क्लोन उसको कॉपी हो जाती है। इसको कॉपी कर लोगे इसको, और आपकी कमांड प्रॉम्प्ट में आके लोकल पे उसको इस कमांड को चलाओगे तो वहाँ से आपका ये सी रिपोजिटरी का क्लोन ही आ जाएगा। अगर मान लो पहले से भी कोई प्रोजेक्ट आपका गिटहब पे है तो उसको आपको क्लोन करना है तो उसको आप लोकल पे क्लोन कर सकते हो। तो पांचवें स्टेप में आपने क्या किया, क्लोन किया है। नंबर 6 आता है अपना, अब आपने बना लिया। अब लोकल पे जो आपकी फाइल्स थी, ठीक है, लोकल पे जो फाइल्स थी उनको आपको इस रिपोजिटरी के अंदर जो आपने क्लोन किया था उसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। एडिंग फाइल्स, क्योंकि इस रिपोजिटरी पे जिसमें आपने क्लोन किया है, लोकल पे जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, उन फाइल्स को इसमें कॉपी कर दो, या फिर अगर नई फाइल बनानी है आपको नए सिरे से इसमें, तो आप इसमें जाकर फाइल ऐड करोगे। नंबर 7 सेवन्थ स्टेप में क्या करोगे आप, अब इसमें आप इन फाइल्स को स्टेज करोगे, यानी कि ऐड करोगे। ऐड मतलब ये तो कॉपी करके आपने डाली थी, अब गिट कमांड का यूज करोगे आप। स्टेज द एडेड फाइल्स, ठीक है। तो इसकी जो कमांड होती है वो होती है गिट ऐड, ठीक है, और डॉट कर दोगे, गिट ऐड डॉट, और एंटर मारोगे तो जितनी भी आपकी फाइल्स हैं वो सारी स्टेजिंग में चली जाएंगी। यानी कि उसके स्टेज होता है हमारा लोकल पे ही जो गिट का, कि वो स्टेज उस स्टेज में चली जाएंगी, है ना। और आपको वो गिट स्टेटस जब कमांड से देखोगे तो वो मॉडिफाई दिखेंगी। इसके बाद में नंबर 8 जो स्टेप है, फाइल ऐड हो गई। अब आपको उन फाइल्स को कमिट करना है। इसके बाद में आपको कमिट करना है उन फाइल्स को, ठीक है। इसकी जो कमांड होती है वो होती है गिट कमिट -m। उसके बाद में आप इसमें एक मैसेज दोगे कि जो भी रिलेवेंट मैसेज दोगे, ऐड
द फाइल्स और एंटर मारोगे, ठीक है। तो आपकी सारी फाइल्स वो जो ऐड हो जाएंगी स्टेज के अंदर, कमिट हो जाएंगी। ऐड तो यहाँ हो गई थी, कमिट हो जाएंगी। अब आपने फाइल्स कमिट हो गई। अब जो 9 आपका पॉइंट है, इसमें आपको क्या करना है, उनको पुश करना है गिटहब पर, ठीक है। तो चेंजेस को आपको पुश दी चेंजेस ऑन गिटहब, ठीक है। 9 में क्या करोगे आप, इसकी जो कमांड होती है, गिट पुश ओरिजिन और ब्रांच का नेम, मास्टर और मैन, जो भी आपकी ब्रांच का नेम है, ये जब पुश करोगे आप, तो इसको प्रेस करके जब एंटर करोगे तो आपके चेंजेस सर्वर पर चले जाएंगे, पुश हो जाएंगे। मतलब गिटहब पर जो आपने रिपोजिटरी बनाई थी उसमें आपके चेंजेस एक नए रिवीजन के साथ में आपके चेंजेस ऐड हो जाएंगे। इसके बाद में आपका आता है जो 10th पॉइंट है, गिट पुल। गिट पुल यानी कि अब मान लो 2 टीम काम कर रही है पैरेलली प्रोजेक्ट पर, ठीक है। तो आपको उनके चेंजेस को अपनी जो रिपोजिटरी लोकल पर पुल लेना है उनको, राइट। क्योंकि अपडेटेड कोड तभी आएगा जब आप उसको सर्वर से हमेशा पुल लोगे अपने रिपोजिटरी पर, लोकल पर। हमेशा हमेशा काम स्टार्ट करने से पहले एक बार पुल ले लेना चाहिए। अगर आप मल्टीपल टीम्स के साथ काम कर रहे हैं तो एक बार पुल ज़रूर ले लो, और एक बार नहीं, मल्टीपल दिन में 2-3 बार कम से कम पुल ले लो। तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पता लग जाता है कि लेटेस्ट कोड आपके पास आ जाता है, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है तो मर्ज भी कर सकते हो आप। तो गिट पुल, इसकी ये कमांड होती है, गिट पुल ओरिजिन और गिट पुल ओरिजिन और जो भी आपकी ब्रांच नेम, मास्टर जैसे या मैन, ठीक है। ये अपने जो 10 स्टेप्स हैं जो मैंने बताया आपको, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो करोगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, जो गिट की कमांड है मेन उनको मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो गिट हाइपन हेल्प करके देखोगे ना तो आपको मिल जाएंगी कि कौन कौन सी कमांड होती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपका जो कमांड प्रॉम्प्ट है ना, आपने गिट इंस्टॉल और इनिशियलाइज कर रखा है। अब उस पर आपको गिट माइनस हेल्प करोगे ना तो आपको गिट की सारी कमांड्स दिखा देगी और उसके बारे में आप पढ़ सकते हो। फिर भी मैं आपको जो मेन कमांड्स इसकी वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी होती है गिट ऐड कमांड, ठीक है। जो मैंने बताया था आपको, गिट ऐड कमांड क्या करती है, गिट ऐड और डॉट करते हैं तो हम सारी फाइल्स को ऐड कर देती है। और गिट ऐड किसी फाइल का पार्टिकुलर सिंगल फाइल का भी आप पाथ दोगे, इसमें सिंगल फाइल को ऐड करोगे तो सिंगल फाइल को ऐड कर देगी। वो कहाँ ऐड करेगी, सर्वर पर नहीं किया अभी, एक अपनी स्टेज मेंटेन करती है गिट,
ठीक है, उसमें वो उसको स्टेजिंग बोलते हैं, उसमें ऐड कर लेती है। इसके बाद में गिट ऐड, उसके बाद होती है गिट कमिट। गिट कमिट क्या करती है? गिट कमिट क्या करती है कि हम जो फाइल मतलब रेडी टू पुश पुश करने से पहले हम उन फाइलों को ऐड करेंगे, कमिट करेंगे, यानी कि कमिट कर रहे हैं कि इन फाइलों को जो मॉडिफाई किया हमने उनको हमें सर्वर पर पुश करना है। तो गिट कमिट -m ये एक मैसेज देते हैं हम, और इसके बाद में हम अगर उन फाइल्स को दे देते हैं, डॉट करेंगे तो सारी फाइल्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद होती है गिट कमिट, इसके बाद होती है गिट पुश। गिट पुश ओरिजिन और उसका ब्रांच नेम। ठीक है, गिट पुश क्या करती है, जो हमने फाइल ऐड की थी अभी, उन फाइल्स को सर्वर पर यानी गिटहब सर्वर पर पुश कर देती है। ठीक है, अब एक होती है गिट पुल। गिट पुल क्या करती है कि सर्वर से किसी और ने चेंजेस भेजे, सेम डायरेक्ट उस पर आप रिपोजिटरी पे काम कर रहे हो, किसी और ने चेंजेस भेजे और वो चेंज आपको भी चाहिए। ठीक है, तो कैसे मिलेंगे आपको? तो गिट पुल ओरिजिन करोगे आप, ओरिजिन और ब्रांच नेम। गिट पुल ओरिजिन करोगे तो उसके चेंजेस, जैसे आप लोकल पे अपने उसी ब्रांच पे काम कर रहे हो, किसी और ने भी उसी ब्रांच पे काम कर रहा है कोई और टीम मेंबर आपका, उसको आपने पुल किया तो उसके चेंजेस आपके में आ जाएंगे। ओके, गिट पुल हो गया। इसके बाद होता है गिट स्टेटस। गिट स्टेटस क्या करते हैं, इससे हम पूरा स्टेटस देख सकते हैं। गिट स्टेटस का कमांड जब हम रन करते हैं तो कौन कौन सी फाइल्स हमारी मॉडिफाइड हैं, है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, वो सारा स्टेटस बता देता है। ये ही हमारी मेन फाइल। एक होता है गिट फेच। गिट फेच में क्या होता है कि हमें पूरी ब्रांच को, ब्रांचेज होती हैं मल्टीपल ब्रांच, गिट फेच करते हैं तो किसी ब्रांच को फेच करने के लिए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। इसके बाद में एक होती है हमारी गिट फेच हो गई। अच्छा, गिट ब्रांच कैसे क्रिएट करते हैं? तो नई ब्रांच क्रिएट करने के लिए आपको कमांड यूज करनी पड़ेगी, गिट चेकआउट, अलग से गिट चेकआउट -b और ब्रांच नेम। इससे आप एक नई ब्रांच क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, एक होती है गिट स्टेस। गिट स्टेस ये क्या काम करती है? टेम्परेरी आपके चेंजेस को होल्ड करने के लिए गिट स्टेस कमांड यूज करते हैं हम। जैसे मान लो आप किसी ब्रांच पे काम कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद में अचानक से आपका लीड है, मैनेजर है, वो आया कि इसको स्टॉप करो, आपको फटाफट एक नई ब्रांच काटो और उसमें आप ये चेंजेस करके भेज दो, और अधूरा छोड़ना पड़ेगा वो बीच में ही। तो उसके लिए आपको टेम्परेरी उन चेंजेस को आपको स्टेस करके रखना पड़ेगा। तो गिट अपने पास उन चेंजेस को रख लेगा आप एक टैग बना के। तो गिट स्टेस और इसका स्टेस का नेम होता है, गिट स्टेस और इसका नेम दोगे ना आप जो भी, तो उसमें वो टेम्परेरी उन चेंजेस को रख लेगा। उसके बाद में आप वापस इसको गिट स्टेस और उसका नाम दोगे तो वापस वो चेंजेस आपके आ जाएंगे। Let's learn and understand how to work with Git and GitHub practically. चलो स्टार्ट करते हैं। चेक करते हैं इस पर गिट है कि नहीं। गिट है ही नहीं। सबसे पहले हम गिट इंस्टॉल करते हैं। ये गिट को इंस्टॉल कर रहे हैं हम।
क्योंकि लोकल सिस्टम पर गिट इंस्टॉल होना जरूरी है गिट कमांड को यूज करने के लिए, जिससे कि हम कोड को गिट हब पर पुश कर पाए। क्या करेंगे हम, तो आपका गिट लोकल पर गिट डल गया आपका। अब गिट हब पर भी अकाउंट होना चाहिए, तो गिट गिट हब पर भी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। मैंने ये अकाउंट बना लिया है, ठीक है। तो जैसे आप इसमें जाते हैं, क्रिएट न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आता है। तो हमने गिट को इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। तो जैसे हम गिट इनिशियलाइज करते हैं, उस डायरेक्टरी में हमें जाना होता है और उसमें हमें गिट इनिट चलाते हैं तो गिट इनिशियलाइज हो जाती है उस फोल्डर के अंदर। उसके बाद में गिट की कमांड्स होती हैं। अगर गिट की कमांड्स होती हैं तो उसके लिए हम चेक कर सकते हैं गिट माइनस माइनस हेल्प। तो इससे हमें सारी कमांड्स होती हैं जो गिट की, नॉर्मली जो हम गिट की कमांड्स हम यूज करते हैं, गिट ऐड, गिट ब्रांच, कमिट, मर्ज, रीबेस, रीसेट, फेच, पुल और पुश, ये गिट की कमांड्स होती हैं। इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हो। तो अभी अगर हम मैं अब मैंने अभी हमने क्या किया है, गिट इंस्टॉल किया है और गिट को इनिशियलाइज किया है। अब हम गिट लोकल पे जो जितनी भी फाइल्स हैं उनको ऐड करेंगे और उनको गिटहब पर पुश करेंगे। तो चेक करने के लिए गिट स्टेटस कमांड होती है। तो इससे पता लग रहा है कि ये सारी फाइल मेरी मॉडिफाइड है, न्यू फाइल्स हैं। ओके, इनको ऐड कर कर मुझे कमिट करना पड़ेगा गिट पर। तो मैं सबको गिट ऐड कर दिया, गिट ऐड, ठीक है, गिट ऐड हो गई। अब गिट कमिट -m मैसेज देते हैं हम, एडिंग ऑल फाइल्स। अच्छा, तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गिट कॉन्फ़िग पूछ रहा है, क्योंकि ऐड करने से पहले या पुश करने से पहले हमें पूछता है कि आप कौन हो। गिट कॉन्फ़िग हमें बताना पड़ता है गिट को, ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल C3PS डॉट कैरियर कॉन्फ़िग ग्लोबल यूजर डॉट नेम। फाइल्स ऐड हो गई, ठीक है। उसके बाद गिट की कमांड होती है गिट पुश ओरिजिन। टोकन जनरेट करना पड़ेगा, पुश करने से पहले हमको एक टोकन जनरेट करना पड़ेगा। उस टोकन जनरेट करते हैं।
सेटिंग्स में डेवलपर सेटिंग्स में पर्सनल एक्सेस टोकन, ठीक है, ये जनरेट करना पड़ेगा। जनरेट टोकन, इसमें जो जो एक्सेस दे ग्रांट करने हो वो हम सेलेक्ट करके दे देते हैं। अभी के लिए मैं सारे दे रहा हूँ, बट आपको ये सारे एक्सेस नहीं देने हैं। बी केयरफुल। जनरेट, इसको कॉपी करके कहीं अलग रख लेते हैं। इसमें टोकन जहाँ पूछ रहा है ना, ये हमारी ब्रांच पुश हो गई है। अब हमें चेंज करना, अब हमें चेक करना होगा कि हमारे चेंजेस जो हमने पुश किए थे कोड वो आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ अपनी डिपोजिटरी में जाएंगे हम। ये सारी फाइल्स आ गई। अब हम क्या करते हैं, एक फाइल में चेंज करते हैं हम। फुटर में चेंज करता हूँ मैं इस फाइल के अंदर C3PS सेव किया। अब देखो ये चेंज आपको दिखेगा यहाँ पर। स्टेटस, एक फाइल में चेंज किया आपने, दिख रहा है गिट स्टेटस, ठीक है। अब इसको गिट ऐड करेंगे हम। अब ये ग्रीन दिखेगा क्योंकि मॉडिफाइड हो चुकी है फाइल, ठीक है। अब हम इसको गिट पुश करेंगे।
git commit -m footer file modified। ये कमेंट होता है जो कि रिलेवेंट कमेंट हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, एक फाइल ऐड हो गई। git push origin नया जस्ट नाउ ये आ गया, footer file modified। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना होगी गिट और गिटहब को यूज़ करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आपको औरों की हेल्प करनी है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट।